सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं क्योंकि मैक्सिमम जो रीज़न होता है रिफ्यूज़ल का वो 179 बी कैटेगरी होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम रिफ्यूज़ल्स होती हैं। बट आप विज़िट करना चाहते हैं कनाडा में, अपनी फैमिली को विज़िट करना चाहते हैं या फिर आपका स्पाउस है वहाँ पे, बट आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, तो क्या सोल्यूशन है आपके लिए कि आपके पास इनविटेशन लेटर भी है फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में डिटेल में। वीडियो का एंड तक जरूर देखें। हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रखें कि जो भी अपडेट्स हों आप तक वो जरूर पहुँचें। कनाडा ने पिछले कुछ टाइम के अंदर काफ़ी ट्रेंड चेंज किया है, जिसकी वजह से टूरिस्ट के वीज़ाज़ जो हैं वो थोड़ी रिफ्यूज़ल उनकी बढ़ी है, लेकिन साथ में जो पेरेंट्स ट्रैवल करना चाहते हैं उनके भी वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हुए हैं। साथ में स्पाउस जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनके वीज़ाज़ भी रिफ्यूज़ हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि यदि आप स्पाउस को मिलने जा रहे हैं या फिर अपने पेरेंट्स फैमिली को मिलने जा रहे हैं तो आपका वीज़ा कैसे लग सकता है, और रिफ्यूज़ल आई है तो आप उससे दोबारा वीज़ा कैसे ले सकते हैं। कनाडा में एक चीज़ कॉमन है कि जब भी किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि सभी को 179 बी कैटेगरी के अंदर रिफ्यूज़ल दे देते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कनाडा की, क्योंकि वो रिटर्न में आपको बताते ही नहीं है कि एक्चुअल में रीज़न क्या है। ठीक है, उसमें सब सिंपल यही लिख देंगे कि आपकी इंटेंशन जो है वो ठीक नहीं है, हमें नहीं लगता कि आप कनाडा में आने के बाद वापस जाएंगे। तो इस तरीके से उनके जो है रिफ्यूज़ल रीजन होते हैं, जो कि कहीं न कहीं काफ़ी लोगों पर फिट नहीं बैठते, क्योंकि उनको भी पता होता है कि वो तो सिर्फ मिलने जा रहे हैं, उनका पर्पस रहने का है ही नहीं है। बट फिर भी वीज़ा ऑफिसर को डाउट हो गया और उन्होंने 179 बी कैटेगरी में आपकी रिफ्यूज़ल दे दी है। तो अब सॉल्यूशन क्या है, कैसे करें कि वीज़ा निकल जाए? अभी आपको क्या करना है, देखो देखो 179 बी जो कैटेगरी है जिसमें वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं उसमें मैक्सिमम 3 रीज़न आते हैं। पहला ये कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर नहीं है। देखो, यदि आपके पास इनविटेशन लेटर आया हुआ है और आपने पर्पस उसमें कुछ ऐसा दिखाया है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर रिफ्यूज़ल हो सकती है। जैसे स्ट्रॉन्ग ना होने का रीज़न होता है, जैसे काफ़ी लोग बर्थडे का लिख के करते हैं कि मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैं अपनी फैमिली को अपने पास बुला रहा हूँ, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता। और यदि इसकी जगह पर आप किसी फ्रेंड की मैरिज पर जा रहे हैं तो वो भी इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता। तो यदि आपके किसी क्लोज़ की मैरिज है और आप जा रहे हैं तो वो जेन्युइन लगेगा। आप बर्थडे पर जा रहे हैं ये इतना जेन्युइन नहीं लगता। तो उससे बेटर क्या है कि आप ये बता दो उनको कि आप बहुत टाइम से मिले ही नहीं हो और आप स्ट्रॉन्ग रिलेशन में हो, चाहे आपका कज़न ब्रदर है, चाहे आपका स्पाउस है, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपका फ्रेंड है। तो मीन्स आपके रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत टाइम पहले से एक दूसरे को जानते हो। यदि फ्रेंड हो तो ये चीज़ें आपको साबित करनी पड़ेंगी और ये कहना पड़ेगा हम बहुत टाइम से मिले नहीं हैं तो इसलिए आप मिलना चाहते हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है। बट इस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपको इनवाइट कर रहा है कहीं वो रिसेंट में ही इंडिया में ट्रैवल करके तो नहीं गया। यदि रिसेंट में इंडिया में ट्रैवल करके गया तो फिर ये रीज़न नहीं जाएगा। फिर इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह पे आपका जो इनवाइटर है, जो आपको इनवाइट कर रहा है, वो आपको इनविटेशन लेटर में ये लिख के दे दे कि हम क्लोज़ हैं, हम फ्रेंड हैं या कज़न ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, तो मतलब मेरा एक कमिटमेंट है इनके साथ कि इनको कनाडा मैंने दिखाना है। मैं जिस कंट्री में रह रहा हूँ, जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर, मेरा फ्रेंड्स एक बार मेरे को मिले यहाँ के और ये लोग मेरी जो भी सक्सेस है उसको देखें। मैं अपनी सक्सेस इनके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं इनको कनाडा साथ में घुमाना चाहता हूँ। तो ये एक जो है स्ट्रॉन्ग रीज़न वहाँ पे बन जाएगा। ये एक जेन्युइन रीज़न लगता है कि आपका एक जेन्युइन रीज़न हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को इसीलिए बुला रहे हो क्योंकि आप पेरेंट्स को बताना चाहते हो कि उनका जो बच्चा है वो कनाडा में वेल सेटल है, वो स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहा है, वो उसको रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो जो है एक सही कंट्री के अंदर है आज की डेट में। तो इस तरीके से ये चीज़ें इनविटेशन लेटर में लिखी जा सकती हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बन जाता है।
तो आप एक तो लूज रीज़न ना दें। अभी सेकंड रीज़न क्या होता है कि वो आपके फाइनेंशियल टाई अप। अभी क्या है कि यदि मान लो जो इनवाइटर है, जो आपको इनवाइट कर रहा है, उसके साथ आपका रिलेशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मीन्स आप फ्रेंड्स हो या कज़न ब्रदर सिस्टर हो, तो इतना स्ट्रांग में नहीं जाएगा। तो उस केस में आपका जो इनवाइटर है वो पूरा एक्सपेंस आपका बियर नहीं कर सकता। वो पूरा बियर कर रहा है तो वो थोड़ा ऑड लगेगा। उस केस में क्या करें, आप सिर्फ इतना दिखाएं कि आपका जो इनविटेशन लेटर आया उसके अंदर ये लिखा हो कि आपके रहने का और लोकल ट्रांसपोर्ट और खाने पीने का एक्सपेंस जो है वो आपका इनवाइटर जो स्पॉन्सर है वो करने वाला है। बाकी अदर एक्सपेंस जो वीज़ा कॉस्ट आएगी या फिर जो एयर टिकट की कॉस्ट आएगी वो ट्रैवलर ही पे करने वाला है। तो इससे क्या होता है कि वो एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलता है कि ये एक जेन्युइन लगता है कि ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्पॉन्सर एक्सपेंस कर रहा है, कुछ पॉइंट हैं जहाँ पर ट्रैवलर खुद एक्सपेंस कर रहा है, तो एक जेन्युइन लगता है। अदरवाइज सारा एक्सपेंस ही स्पॉन्सर कर रहा है तो वहाँ पे लगता है कि स्पॉन्सर इतना एक्सपेंस क्यों कर रहा है, क्यों वो इतना पैसा देगा किसी को अपनी कंट्री में बुलाने के लिए जहाँ वो रह रहा है, कि कोई आए उसको मिले और वो उसको भी घुमाए और इतना एक्सपेंस भी करे, और वो भी आज के टाइम में जब कि सर्वाइव करना भी काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो उस केस में भी डाउट जाता है वीज़ा ऑफिसर को। तो ये एक पॉइंट और होता है, इस चीज़ को भी आपको बैलेंस रखना है। यदि पेरेंट्स हैं उनकी एज ज़्यादा हो गई है, वो रिटायर हैं, तो और जो बुलाने वाला है वो परमानेंट रेजिडेंस या सिटीजन है और वो कह रहा है कि मैं सारे एक्सपेंस करूँगा, फिर वो लगता है जेन्युइन है। बट अदरवाइज़ ये चीज़ जेन्युइन नहीं लगती। अभी जो थर्ड रीज़न आ रहा है रिफ्यूज़ल का, उसमें मैक्सिमम जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जो आपका स्पॉन्सर आपको बुला रहा है उसका वीज़ा स्टेटस क्या है वहाँ पे। यदि तो देखो वो स्टूडेंट वीज़ा पे है या फिर वो वर्क वीज़ा पे है, उस केस में वो मैक्सिमम अपने पेरेंट्स और स्पाउस को बुला सकता है। लेकिन वो कज़न को इन्वाइट कर रहा है उस केस में वीक पॉइंट हो जाएगा, फ्रेंड को इन्वाइट कर रहा है उस केस में वीक हो जाएगा। तो वहाँ पर वीज़ा सक्सेस रेट कम हो जाती है। बट जब कोई स्पॉन्सर वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस है या सिटीजन है तो वो बुला रहा है तो ओके है। लेकिन बात क्या है कि जिसकी वजह से पेरेंट्स के वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो पेरेंट्स के वीज़ा रिफ्यूज़ होने का रीज़न है कि जब आप अप्लाई करते हो उस टाइम आपको यही देखना है कि आप सिटीजन हो तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंस दिखाओ, और आपके पेरेंट्स रिटायर हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंस दिखाओ। यदि पेरेंट्स वर्किंग हैं तो पूरे एक्सपेंस अपने ऊपर मत डालो, स्पॉन्सर जो है वो अपने ऊपर ना डाले। वो अब कुछ एक्सपेंस जो है पेरेंट्स पर चले जाएं, कुछ एक्सपेंस जो है स्पॉन्सर पर आ जाए। तो ये इस तरीके से उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर वीज़ा ऑफिसर को डाउट होता है कहीं पेरेंट्स को वीज़ा दिया जाएगा, वो सारा स्पॉन्सर वही कर रहा है और वो कैसे एक्सपेंस करेगा, और उसके बाद कहीं उनको डाउट होता है कि ये जाने के बाद वापस ना आए तो क्या होगा। तो ये भी एक रीज़न है। तो इसकी वजह से भी वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आपको इन पॉइंट्स पर ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपका स्पॉन्सर आपको बुला रहा है तो उन चीज़ों को ध्यान रख के करें। पेरेंट्स बुला रहे हैं तो उस चीज़ को ध्यान रखें। यदि बच्चे बुला रहे हैं तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग ध्यान रखें। और मेनली जो चीज़ है वो यही देखी जाती है कि जो बुला रहा है उसके स्टेटस क्या है वीज़ा का, और उसके बाद उसके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसके वर्किंग कंडीशन क्या है, और उसके बाद जिसको बुलाया जा रहा है उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है, उनकी एज कितनी है और रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इन चीज़ों पर आप काम करके यदि एप्लीकेशन करेंगे तो आपके हाई चांस होंगे वीज़ा लगने के। अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखें, यदि वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हो भी चुका है तो ये ना समझे कि वीज़ा नहीं आने वाला, ऐसा नहीं है। क्योंकि कनाडा में रिफ्यूज़ल्स के बाद वीज़ा आते हैं, चाहे वो 2 रिफ्यूज़ल हो, 3 रिफ्यूज़ल हो, उसके बाद भी वीज़ाज़ आते हैं, और हमने ये कई बार देखा है वहाँ पर। तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन को असेसमेंट करवा सकते हैं, और यदि एलिजिबल है देन अप्लाई करें। अदरवाइज़ आप होल्ड रखें अपनी एप्लीकेशन 2-3 महीने और उसके बाद ही अप्लाई करें। तो ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।